नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। देखिए यहाँ पर एक नियत तिथि फिक्स है कि विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 22 तारीख को। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आपको महीना याद करना है कि मार्च का था या अप्रैल या मई या जून, ठीक है। देखिए अब आपको हम बताते हैं, दो प्रश्न यहाँ से जो रहता है। देखिए 22 मार्च, ठीक है, और 22 अप्रैल, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हम देखेंगे धरती की सतह, तो ये क्या है, धरती है, ये पृथ्वी है और जल इसके क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं ना, होते हैं। तो देखिए अब आपको बताते हैं जल जब इसके ऊपर है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो मार्च आया तो ये ऊपर हो गया, तो 22 मार्च ना, मार्च ये हो जाएगा आपका जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है, देखिए पृथ्वी है तो ये 22 का ही डेट रहेगा, लेकिन ये अप्रैल होगा, तो 22 अप्रैल जो है आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च यानी जल बना लीजिएगा, जल ऊपर है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है मार्च की अप्रैल, तो इस तरह से आप जब बना करके याद रखिएगा कि पृथ्वी है उसके ऊपर वाले जल को लेना है ना, तो ऊपर वाला जल है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? ये इसको आपको बताते हैं 1001 बार आया हुआ है और यहाँ पर जो होते हैं 100% लोग गलत करके बैठते हैं, ठीक है। तो इसको सही कैसे कीजिएगा, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि काला को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, काला को चाहते हैं ना, तो बस एक ही चीज़ याद रखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री के पूछता हूँ तो बस काला बता दी है भाई, तो ये बात नहीं है, आपको दोनों चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप अंतरिक्ष में है, आप कहाँ पर है, स्पेस अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। तो जल से भरा हुआ है इसलिए ये जो है नीला रंग का दिखाई देगा, याद रखिएगा, नीला रंग का। कब, जब अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तब पृथ्वी की ओर जब हम देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा, लेकिन जब अंतरिक्ष से हम ऊपर, ये ऊपर कहने का मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्री को ऊपर आकाश, आकाश को देखिएगा, तो अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखेगा तो वो दिखाई देगा काला। देखिए यहाँ पर डाउट एकदम मत रखिएगा, आपको हम इसीलिए कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं क्योंकि ये दो प्रश्न बार बार आते हैं और आपको, और यहीं पर आप कंफ्यूज कर, देखिए ये अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी क्या होता है, नीला होता है ना, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखाई देगा, पृथ्वी का कलर होता है नीला, और ऊपर देखिएगा आकाश, तो आकाश को हम कहते हैं काला, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखाई देता है। एकदम कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, यहाँ से 101% प्रश्न हर बार आ रहा है ना। अब देखिएगा पृथ्वी पर कितना भाग जल है, 2/3, 3/4, 1/2 या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, यही इसका ज्यादा आंसर होता है। तो यही आता है, बहुत बार आया हुआ, सब एग्जाम में आया हुआ, ठीक है।
पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र से घिरा हुआ है? तो देखिए आपको एक कहानी सुनावत होते हैं कि जैसे जब समुद्र में यहाँ पर हमारे सैनिकों का जब बोट चलते रहता है, तो आप देखें कि ये लोग समुद्र के पानी को छूते ज़रूर हैं, लेकिन समुद्र पानी को पी नहीं सकते। तो इसीलिए कहावत कही गई है, समुद्र में पानी है बहुत लेकिन प्यास नहीं बुझती। यानी समुद्र में लोग जब 2-2 महीने 3-3 महीने का बोटिंग लेकर सफ़र करने हमारे सैनिक निकल जाते हैं, तो वो अपने साथ पानी भी लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समुद्र के पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ होता है, सबसे अधिक समुद्र का पानी है और वो जो है आपका देखिए 97% है। कितना है? 97%। यानी कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आया है। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल, जैसे हमारा हिमानी हो गया, हिमनद हो गया, बर्फ की नदियाँ, तो बर्फ से पिघलने वाले जल होते हैं, उसकी मात्रा कितनी है? 2, 3, 4 या 3, कोई नहीं। तो ठीक है, बर्फ से पिघलने वाले जो जल की मात्रा होती है, वो आपका यहाँ पर है 2% और इसको हम लोग यहाँ शुद्ध जल के रूप में भी जानते हैं। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर कितना है? तो देखिए ना, आपको तो पता ही चल गया ना, 97% भाग क्या है? समुद्र में है, बचा 3%, ठीक है? तो 3% में भी जो शुद्ध जल माना जाता है, वो वर्षा का और हिमनद का ही माना जाता है। तो अब इसी में देखिएगा तो आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3% के बीच में एक आध गो ऑप्शन आपको देगा ना, वो ऑप्शन को आपको सही कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0.0 के है, ये 1 के साथ है, ये 4 के साथ है, तो 2 और 3 के बीच में एक ही को यहाँ पर ऑप्शन है, 2.08, तो इसी को भी मान लेना है। तो इसी तरह से 2.08, 2.10, 2.12 इस तरह ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, मतलब 2 से 3% के बीच में आपको शुद्ध जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत रहेगा, तो ये होगा। तो ये आपको देखिए 1001 बार आया वो प्रश्न है, 1-2 बार की बात मत कहिए, इसलिए इसको तो आप लोग सारा देखिएगा और ये चैप्टर तो पूरा है कि पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जल चैप्टर है, क्योंकि जल से एक प्रश्न तो आपका पक्का भिड़ना है, ठीक है? चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीला, काला, पीला या हरा? आप जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि ये अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष से जब आकाश की ओर हम देखेंगे तो ऊपर होता है, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला और नीचे देखेंगे तो पृथ्वी दिखाई देगा और ये होगा नीला। अभी भी हमने बताया था, फिर बता दिया। अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, एकदम नीला दिखाई देगा, ठीक है? जब पृथ्वी की ओर देखेगा, अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखेगा तो काला, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की ओर देगा तो नीला। एकदम डाउट में नहीं रहिएगा, ये बार-बार प्रश्न आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आपके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको सारी तरह से हमारा टीम जो है, यूट्यूब टीम आपके लिए सुविधा प्रदान करते रहता है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीचे की ओर देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखलाई पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखने पर आकाश काला रंग का दिखलाई पड़ता है, ठीक है? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2, 3 या 4? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। नीचे नोट्स भी बनाया हुआ है कि जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? चलिए देखिए, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं, ठीक है? तो पृथ्वी पर हमारा जो जल है उसका मुख्य स्रोत आने का जो होता है वो आपका होता है वर्षा का जल, ठीक है? और इसको शुद्ध जल के भी रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं और इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, ठीक है? तो वर्षा के जल में देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब घुला रहता है, तो ये जल के साथ जब ये गैस मिलते हैं तो ये बना देते हैं अम्ल। क्या बना देते हैं? अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। तो ये जो अम्ल बना दिए, तो इस प्रकार के वर्षा को अब हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है? चलिए अगला है यहाँ पर, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब अम्लीय वर्षा है, सतही वर्षा है, धारा वर्षा है, कोई वर्षा, देखिए आपका अगर स्मारक बनाए हुए हैं या इस मौसम पेंट किए हुए हैं, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्षा होती है तो आपके उस पेंट किए हुए भाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उस क्षेत्र में अगर अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या होगा? पीला हो जाएगा ना, वो धुंधला हो जाएगा, व्हाइट कलर सब क्या हो जाएगा? सब धुंधला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर तो वर्षा हुई लेकिन अम्लीय वर्षा हुआ है, ठीक है? तो आगरा स्थित ताजमहल का पीला होने का मुख्य कारण जो है आपका अम्लीय वर्षा है ना। कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपको बताना है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 या 150 सेंटीमीटर, ठीक है? तो देखिए, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें वार्षिक वर्षा जो होती है
40 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे क्षेत्रों में होती है। पलामू, इस सब क्षेत्रों में देखिएगा तो 120 110 मिलीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है। अगला है भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा भौम जल है, भूमिगत जल है, उसके स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण या सभी। जैसे होता क्या है कि भौम जल यानी वर्षा का जल जो होता है भूमि के अंदर रिस करके रहता है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो पानी को निकालते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, पंप के माध्यम से। तो ये भौम जल का स्तर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी जहाँ पहले 30 फीट पर पानी होती थी वो अब 100 फीट चले गए। तो ये इतना डाउन होने का रीजन क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि भी है, कृषिगत उपयोग भी है और वर्षा का असमान वितरण, ये सभी इसके मुख्य कारण हैं, ठीक है। इसके सभी मुख्य कारण यहाँ पर हैं। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है आपको बता देते हैं। ये जल पुरुष जो है अभी तक के एग्जाम में यहाँ पर 5 बार पूछ दिया गया है, जो झारखंड में एग्जाम हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमन उरांव, यानी झारखंड का जल पुरुष जो है सिमन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया है? किनको पद्म श्री से नवाजा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? अंकलेश मुंडा, सीमन मुंडा, सिमन उरांव या कोई नहीं, ठीक है। तो ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है जल के लिए, इसमें आता है सिमन उरांव जी का नाम। तो सिमन उरांव को जल पुरुष, सिमन उरांव को पर्यावरण संरक्षण के लिए माना गया, ठीक है। खेत के फसल सूख जाते हैं कौन सी वर्षा के कारण? खेत के अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, क्षारीय वर्षा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है, जब अम्लीय वर्षा होता है तो क्या होता है तो स्मारक का रंग फीका पड़ जाता है। जलीय जीव जंतु क्या होते हैं? मर जाते हैं, जो जल में जलीय जैसे मेढक है। और यहाँ पर मछली की बात करें तो जिस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होगा वहाँ के जीव जंतु क्या होंगे? वो मर जाएंगे और पानी के ऊपर छल आ जाता है, ठीक है। खेत के फसल क्या होते हैं? जिस क्षेत्र में होंगे वो सूख जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है खेत के फसल सूख जाते हैं किसके कारण? तो ये राइट हो गया अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगला, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अब बहुत से स्टेट में आप देखिएगा वर्षा जल को जो है सीधे नदी में न प्रवाहित होने दिया जा रहा है, उसके लिए कहीं कहीं सोख्ता बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं मनरेगा की तरफ से आपको ये बन रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं। और कहीं कहीं पर तो आपको घरों में ही छत के ऊपर जो होता है वर्षा जल संग्रहण के लिए ये इस तरह से पाइप बना दिया जा रहा है, टैंकी, और उसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही जगहों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए सोख्ता बनाया जा रहा है। तो ये जो होता है वो क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्षा जल संग्रहण, जल, डैम या कोई नहीं। तो भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर वर्षा जल का संग्रह किया जा रहा है, उसको वर्षा जल संग्रहण के नाम से ही जानेंगे। तो दोस्तों इस तरह से झारखंड में जो भी परीक्षा होनी है उसमें आपको अच्छे स्कोर करना है, 101% पास करना है। तो आपको बस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स पढ़ना है और वो हम आपको अपने हाथों से लिखा हुआ आपको डेली यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा अभी के अभी देख करके, और यहाँ पर नोट्स परचेज करना नहीं भूलेंगे। सभी सब्जेक्ट का मिल रहा है आपको, नोट्स परचेज करके यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे, जिससे आप 101% सफलता प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्पादन का कारखाना या खाद फैक्ट्री किससे कहा जाता है? सूखी पत्तियों को, हरी पत्तियों को, सूखी लकड़ी को, हरी लकड़ी को, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद फैक्ट्री किससे कहा जाता है, ठीक है। भोजन का जो उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पर भोजन का उत्पादन सूखी पत्तियों से होता है, हरी पत्तियों से होता है, सूखी लकड़ी से है, हरी लकड़ी से, किससे होता है आपको बताना। देखिए यह प्रश्न आपका सबसे पहले यूपी टेट में तो 2 बार आया है, सीजी टेट में 3 बार आया है, और आपको बता दिए बिहार आकलन में 2 बार आया है, ठीक है। अब आप देखिए यह प्रश्न आया हुआ है, लेकिन ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, तो ये कहाँ से, किस एक्सरसाइज का है आप देख लीजिए। देखिए क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 1 है, विज्ञान और पौधों में पोषण, इस पार्ट से आया हुआ था, देखे ना। तो आपको यहीं से पूछ रहा है, जितना पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, आपको अदर स्टेट में भी आ रहा है। तो आप सभी ऐसे नोट्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा और जुड़ पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको सारे चैप्टर वाइज आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकल रहा है और जो आपके किताब में दिए हुए, आप किताब में जाकर के देख भी लीजिएगा, ठीक है। और जिनके पास किताब अवेलेबल नहीं है या किताब का नहीं पढ़ सकते, वो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको 101% सफलता मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो देखिए होता क्या है आपको बता दें, भोजन उत्पादन का जो कारखाना होता है वो हरी पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही जो होता है यहाँ पर भोजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसीलिए हरी पत्तियों को खाद का उत्पादन या खाद फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ए और बी दोनों या कोई नहीं। देखिए हरे पौधे की जो पत्तियां होती है ना, इस तरह से जो पत्तियां आपकी होती है, ठीक है, ये पत्ती हो गई, इस तरह से पत्तियां जो आपकी होती है इस तरह से, उसमें क्या होता है, एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस तरफ देखिएगा एक तरह की संरचना पाई जाती है, ऊपर वाले परत पाई जाती है ना, तो इसमें इसको परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भोजन उत्पादन ये अपना प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करती है, तो इसी का नाम देखिए हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। और इसी का नाम भी देखिए क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। यानी हरित लवक का नाम ही क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट का नाम ही हरित लवक है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल जो है उसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। कहते हैं उससे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, सोलर परत या कोई नहीं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक जो ऊपर वाला पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि इसी से प्रकाश का संश्लेषण होता है और खाद्य प्रक्रिया भोजन बनता है। तो इसको क्या कहेंगे? क्लोरोफिल, यानी यह भराएगा क्लोरोफिल भरा जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, पूछा जा रहा है क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में या कोई नहीं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है या क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो सभी जगह नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाते हैं, और उसमें भी किस में? तो हरे पौधों में। किस में पाए जाते हैं? हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। बात समझ गए? तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं होता है, दोनों में नहीं होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, तो पौधों में पाए जाते हैं, और वो किस प्रकार के पौधे? हरे पौधों में पाए जाते हैं, और उनकी सभी पत्तियों में मौजूद रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, लिखा हुआ है नोट्स के लिए आप सभी का, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियां में मौजूद रहती है। हर पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन उसकी हरी पत्तियां मरे हुए पौधे, सूखे हुए पौधों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। ठीक है, हरे पौधे को भोजन बनाने का जो यहाँ पर होता है उसके लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन होता है? प्रकाश वर्णक, क्लोरोफिल, हरित लवक हो गया, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश कौन कौन चीज होते हैं? तो क्लोरोफिल का जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी होता है, जल का, इसको उपयोग कर भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्णक कहते हैं, प्रकाश विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश विक्षेपण तो वो चीज है, प्रकाश की घटनाओं को, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाने की घटना को प्रकाश विक्षेपण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इतना चीज जब उपस्थित रहेगा तो हरे पौधे अपना भोजन बनाएंगे, और उस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए 101 बार प्रश्न आपको आया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा क्या होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, ठीक है, जल जरूरी होता है, और वही जो है यहाँ पर ग्लूकोज, देखिए C6H12 ग्लूकोज जो भोजन के रूप में हो गया, ये बनता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यानी राइट आंसर इसका देखिए ए होगा। ए को आप समीकरण को याद कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार लिख लीजिएगा, आपका यहाँ के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है ना, देख लीजिएगा आप लोग से। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे हम लोग, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका मटेरियल दूसरों पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ स्वयं बना सकते हैं और कुछ नहीं भी बना सकते। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव ना अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण,
परपोषण, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग यहाँ पर कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं उसको? स्वपोषण। तो भोजन की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, नोट्स आप लोग को दे दिया जा रहा है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। अच्छा, ये नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया। पोषण की वह विधि वो परपोषण कहलाता है। चलिए प्रश्न है अगला, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे या अन्य जंतुओं पर भी निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो देखिए उसको क्या कहते हैं आपको बताना है, स्वपोषण, परपोषण, घटक, पच या कोई नहीं। देखिए, तो जो दूसरों पर निर्भर रहेगा ना, जो दूसरों पर निर्भर रहेगा और वो भोजन बनाएगा दूसरों पर निर्भर रह करके, तो उसको हम लोग कह लेते हैं परपोषण। क्या कहते हैं उसी को? परपोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें यहाँ पर जीव जो है दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करता है या पेड़ पौधों पर निर्भर करता है और अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो परपोषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। देखिए ये भी प्रश्न जो आप देख रहे हैं, अमरबेल, अमरबेल एक पौधा का उदाहरण है। कैसा? अमरबेल कैसा उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक का या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अमरबेल को आप शायद देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा अमरबेल, जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ का ये पेड़ है। ठीक है, इस किसी चीज़ का पेड़ है, इसी में हम क्या करते हैं कि एक जाली नुमा जो होता है, रबड़ के आकार का एक पौधा होता है, इसके ऊपर हम लोग छींट देते हैं, देखते हैं इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये हरा पेड़ पौधा जो है इसी से भोजन प्राप्त कर रहा है और ये बढ़ते जाता है, पूरा झाड़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी पत्तियों को जला भी देता है और सुखा भी देता है ना। तो जो देखते हैं लटका हुआ रहता है पीला टाइप का पदार्थ, उसी से बढ़ते रहता है, फलते रहता है। तो कहाँ रहता है, उसका जड़ तो नीचे होता नहीं है जमीन में, ये पेड़ पर ही टंगा हुआ रहता है और वहीं से सारा भोजन प्राप्त करते रहता है। तो यही है अमरबेल जो है वो किस पौधा का उदाहरण हो जाएगा, तो अमरबेल जो है आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा परजीवी का। ठीक है, इसका राइट आंसर परजीवी हो जाएगा। परजीवी पोषण का उदाहरण है, परजीवी पोषण का उदाहरण है अमरबेल, आकाशबेली या रैफ्लेसिया। कौन है अमरजीवी पौधा का उदाहरण? तो देखिए आपको बता देते हैं, परजीवी जो पोषण का उदाहरण है ना, वो अमरबेल तो अभी आपने देखा कि है ही, क्योंकि वह क्या होता है दूसरे के पेड़ पर लटका हुआ रहता है और सिर्फ क्या करते रहता है, तो आपको यहाँ पर भोजन प्राप्त करते रहता है। उसी तरह से आकाशबेली है, रैफ्लेसिया है, ये सब भी उसी तरह के पौधे हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जिसमें प्राणी अपना भोजन जीवित प्राणियों के शरीर से करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, परजीवी पोषण, परजीवी का क्या हो गया परिभाषा, तो जीवित प्राणियों के ना भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन किससे? जीवित प्राणियों से करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर परजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगला है मृत जीवी पोषण का उदाहरण। देखिए वो परजीवी था और ये है मृत जीवी। मृत परजीवी मतलब कि जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अब मृत जीवी का मतलब क्या है? मृत जीवी पोषण में कौन कौन आएगा बताना है, फफूंद आएगा, कुकुरमुता आएगा, मशरूम आएगा या सभी आएगा। देखिए तो मृतजीवी में जो पोषण होता है वो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जीवित से जो प्राप्त करता है उसको परजीवी, लेकिन यहाँ पर जो मृतजीवी पोषण है वो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करके यदि वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है, तो उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसमें कौन आता है? फफूंद आता है कि कुकुरमुता आता है कि मशरूम आता है या सभी होता है। तो आप देखिएगा ये सभी, जैसे फफूंद की बात कर लीजिए, कुकुरमुता की बात कर लीजिए, मशरूम, ये सभी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो अपना बनाते हैं जिसको खाया जाता है। ठीक है, तो ये मशरूम तो हम लोग खाते ही हैं। तो ये आप देखिएगा सूखे पत्ते हो गए, जहाँ पर सड़े गले पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, गोबर होते हैं, वहीं पर ये सारा चीज़ें ज़्यादा करके खास करके निकलता है। तो ये सभी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको मृत जीवी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, देखिए अपना यहाँ लिखा हुआ भी, नोट्स भी लिखा हुआ है, जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कीटों को, स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ऐसे पौधे जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं, कीटों को ना,
रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको आपको दिखाएंगे, आप किताब में देखे भी होंगे, जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं और उसी को भोजन के रूप में लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी तो है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन कीटभक्षी, तो देखिए कीटभक्षी मतलब कीट का भक्षण करने वाला, ऐसी बात पता चला कीटभक्षी। तो कीट और भक्षी माने भक्षण, भक्षण वगैरह माने खाना। तो ऐसे पौधे जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं, यही तो पूछा गया, जो कीट को भक्षण करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो कीटभक्षी पौधा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कीटभक्षी पौधा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कहते हैं वह पौधा जो कीटों को अपने भोजन के रूप में करता है, उन्हें कहते हैं वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उन्हें क्या कहते हैं? घटपर्णी या कलश पौधा, बेंडुला, कैंडिला या कोयनी। देखिए आपको हम बता देते हैं, जो कीट के रूप में भोजन ग्रहण करता है पौधा, उस पौधा का नाम देखिए घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। देखिए वो पौधा किस प्रकार का होता है, तब किताब में देखिएगा इस तरह का वो पौधा जाली नुमा बना हुआ रहता है, इस तरह का। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कीट बैठता है तो इसको क्या करता है, जैसे ही बैठता है तो पौधा का जो यहाँ पर जालीनुमा संरचना रहता है वो नीचे गिर जाता है, पौधा नीचे आ जाता है, कीड़ा नीचे, और यहाँ ये इसको आहार बना लेती है। तो ये घटपर्णी है या कलश पौधा है या पीचर प्लांट है, ये जो है कीटभक्षी पौधा है। एकदम याद रखिएगा, इसमें बहुत बार आया है, आपको बता दे रहे हैं। ये वाला प्रश्न को आप छोटा नहीं समझिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बता दे रहे 1001 बार अब तक आ गया। कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट को भक्षण करता है? तो घटपर्णी है या कलश पौधा है या पीचर प्लांट है। ठीक है, बहुत बार आप देखिएगा तो आपको अभी जितना ट्रेनिंग भी होता है उसमें भी ये बात पूछी जाती है। तो इस तरह का वो पौधा होता है, घर कलश के आकार का बना हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए जालनुमा संरचना होता है, इसमें कीड़ा क्या होता है, इसको देख के सुंदरता को यहाँ पर बैठता है, और बैठता है तो ये परत खुलते ही अंदर आ जाता है, तो इसको ये अपना आहार बनाती है। इस तरह से यह घटपर्णी पौधा होती है। ठीक है, अगला, कीटभक्षी पौधे जो है कीटों का भोजन किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? जैसे अभी कीटभक्षी पौधा आपने देखा, घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट देखा आपने, तो ये अपना भोजन जो है किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए या कोई नहीं। तो कीटभक्षी पौधे या कीटों का भोजन आपूर्ति के लिए किसके लिए करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं। तो देखिए कीटभक्षी पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वे कीटों को अपना आहार बनाती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है इसमें से किनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है? इसमें से किनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है ना, किसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है? देखिए आप लोग से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से किसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, आपको बताना रहता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला बहुत ज्यादा करके आपको यहाँ पर बोलता है प्रश्न ना, नहीं बोलने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। शैवाल में, कवक में, हरे पौधे में या कोई नहीं। ठीक है, तो उपस्थित क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो देखिए शैवाल जो है उसमें तो यहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, लेकिन कवक ऐसा है जो मृतजीवी पोषण है, और यहाँ पर जो होता है इसमें आपका जो है क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है। तो किसमें नहीं उपस्थित रहता है? तो कवक में उपस्थित नहीं रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ना, उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम देखिए राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ठीक है, ये राइजोबियम नामक एक जीवाणु जो होता है, जो वायुमंडल में पेड़ पौधे में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठहराव करते हैं, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम ना। अगला देखिएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? चना में, मटर में, अरहर में, मूंग में, दलहन पौधे की जड़ में या सभी में। देखिए तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो क्या होता है? तो हरे क्या होता है? हरे यहाँ पर जो होता है दलहन ना, दलहन हरे दलहन के पौधों में पाया जाता है कि जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जो दलहन दाल वाले जितने भी पदार्थ हैं उनकी जो जड़ें नीचे बनी हुई रहती है वो क्या होते हैं? उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, और ये क्या करता है? तो ये मिट्टी को उर्वर भी बनाता है। अगर एक बार आप दलहनी पौधे लगाएं और एक बार यहाँ पर दूसरे पौधे लगाएं तो ये पौधे का विकास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का उपस्थिति रहता है और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, और
राइजोबियम किस में पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु? तो ये दलहन वाले पौधे में, दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो वो किस में पाया जाता है? चना में भी हो गया, मटर में भी हो गया, अरहर में भी हो गया, मूंग में भी हो गया, दलहन पौधों की जड़ों में। यानी एक बार हम कह लेंगे तो इसे सभी भी कह सकते हैं, और नहीं तो राइट आंसर अगर कहेंगे तो हम दलहन पौधों की जड़ों में, लेकिन इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है दलहन पौधों की जड़ों में। देखिए इसका नोट्स भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि बहुत बार ये आया है राइजोबियम, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्या देखना है आपको? तो देखिए आपको देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो फलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध का उदाहरण भी है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहती है तो वे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, आपको बताना है। देखिए वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, ये 101 बार आया हुआ प्रश्न है, बार बार पूछता है कि हरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वातावरण से कौन सी गैस वो लेते हैं, मतलब वो ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसमें से कोई नहीं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण में ले जाने वाली गैस का नाम जो है वो यहाँ पर किसको ग्रहण करते हैं? तो वो आपको ग्रहण करते हैं यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि हरे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाने के लिए जो वायुमंडल से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी वो ग्रहण क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ना देता है तो उसके लिए CO2 याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? CO2। तो वो CO2 गैस को यहाँ पर वो ग्रहण करते हैं। तो ली जाने वाली गैस कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो उस समय कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है, एक दो बार की बात नहीं कीजिएगा, बहुत बार। पर्यावरण के अंतर्गत तो ये बार बार प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन यदि आप दे रहे हैं तो उसके लिए तो बार बार पूछ दिया जाता है, और विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत बार आता है। तो आप जिसमें है, चाहे 1 to 5 है, चाहे 6 to 8 है, पर्यावरण देना है या विज्ञान देना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चलता है ये विज्ञान, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है उसके अनुसार हम आपको बता दें यहाँ पर, तो उसके अनुसार पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारा क्या होता है, वायुमंडल में संतुलन बना हुआ रहता है। वायुमंडल में संतुलन इसी से होता है ना। तो पेड़ जितने हैं उतने अगर जीव जंतु भी रहे तो ये बैलेंस बना हुआ रहता है, नहीं तो कम या अधिक होने पर यहाँ पर विश्व उष्णन होने का, ग्लोबल वार्मिंग का डर रहता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे भोजन बनाने से कौन सी चीज ग्रहण करते हैं? अभी आपको हमने बता दिया, CO2 ग्रहण करते हैं, और छोड़ते क्या है भोजन बनाने? ऑक्सीजन, जो कि हम लोग यहाँ पर ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग का छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए भोजन का काम करता है, और पेड़ पौधों द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। तो उसको हम लोग ऑक्सीजन हमको मिलता है और वो हमारे श्वास लेने में काम आता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन है? देखिए ये भी प्रश्न जो आपका है वो 101 बार आया हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन होता है? मतलब कि कच्चा पदार्थ का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमें जरूरी कौन कौन सा भोजन चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि हम लोगों को सब्जी बनाना है तो कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए, तो मान लीजिए सब्जी के लिए आप जिस चीज़ की सब्जी खाते हो वो कच्चा पदार्थ ला सकते हैं, तभी तो आप उसको पकाएंगे ना। तो कच्चा पदार्थ क्या लाएं? जैसे आप पालक लाएं, मटर लाएं, गोभी लाएं, धनिया लाएं, तो ये सब कच्चा पदार्थ होगा, उसी को भूंज करके हम बनाए तो वो भोजन मेरा बन गया और वो सब्जी हो गया, ठीक है। तो वही प्रकाश संश्लेषण भी अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन सा कच्चा पदार्थ का जरूरी पड़ता है? सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या सभी। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण भोजन बना के सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसके लिए हमें जल भी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है।